हेलो स्टूडेंट्स, Learn24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे द्वारा रेगुलर बेसिस पे आपको राजस्थान करंट अफेयर्स पढ़ाया जा रहा है, तो आप उसके लिए हमारे चैनल को एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पे आर एंड ईओ का जो पार्ट सेकंड चल रहा है, इसको हम कर रहे हैं, है ना। इसमें पार्ट सेकंड में हमने इसका चैप्टर 1 जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे तभी आप आगे के चैप्टर समझ पाएंगे, है ना। तो चैप्टर 1 का पार्ट 1 और चैप्टर 1 का ही पार्ट सेकंड, ठीक है। तो ये दो लेक्चर्स हमने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिए हैं चैप्टर 1 के। जिसने नहीं देखा वो इनको देख लीजिए, क्योंकि इनके बाद ही आपको आगे के लेक्चर समझ में आएंगे, क्योंकि इसके अंदर दे रखे हैं डेफिनेशंस, है ना। और ये डेफिनेशंस आगे के चैप्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, आपको जैसे पता ही है कि परीक्षा की योजना पाठ्यक्रम क्या है। तो जो भाग अ है उसमें क्या है 80 मार्क्स का आएगा, और जो भाग ब है वो कितने मार्क्स का आएगा 40 मार्क्स का आएगा। टोटल कितने क्वेश्चन होंगे 120 क्वेश्चन होंगे और 120 ही मार्क्स होंगे। तो ये थोड़ा ध्यान रखते हैं, 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है ना। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। अब देखिए, जो भाग ब है ये राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 एंड नगरीय निकायों से संबंधित विविध नियम एंड योजना, ये हम देख रहे हैं। इसमें हमने इसको स्टार्ट कर दिया था, इसका ओवरव्यू लिया था पूरा का पूरा। जिसने चैप्टर 1 नहीं देखा वो यहाँ से देख लीजिए। आज हम जो इसका चैप्टर सेकंड है, चैप्टर सेकंड कौन सा है, नगर पालिकाओं का गठन और शासन, इसको देखेंगे। आ जाइए, बिना देरी करे इसे स्टार्ट करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 में हम क्या देखेंगे, नगर पालिकाओं का गठन, मतलब किस तरीके से हम नगर पालिकाओं को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसमें शासन एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे। तो ये हम चैप्टर नंबर 2 में देखेंगे। अब जो चैप्टर नंबर 2 है, इसके अंदर कितने आर्टिकल हैं, आर्टिकल 3 से लेकर, ठीक है, आर्टिकल कितने, आर्टिकल 50 तक, ये हम इसमें पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 के अंदर, ठीक है। आर्टिकल 3 से लेकर आर्टिकल 50 ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, जो नगर पालिकाएं हैं, नगर पालिकाओं में हम क्या क्या गठित कर सकते हैं। पहला, नगर निगम, ठीक है। दूसरा, नगर परिषद। देखो, जब अपन ने ये चैप्टर 1 पढ़ा था तो इनके बारे में पढ़ा था कि नगर निगम, नगर परिषद, इनके अध्यक्ष कौन होते हैं। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि इनके अध्यक्ष को क्या कहा जाता है। और तीसरा को क्या हो जाएगा, नगर पालिका बोर्ड, ठीक है। ये 3 हो गए। अब देखो, नगर निगम है, इसके अध्यक्ष को क्या बोला जाता है, महापौर। नगर परिषद के अध्यक्ष को क्या बोला जाता है, सभापति। और नगर पालिका बोर्ड के अध्यक्ष को क्या बोला जाता है, अध्यक्ष ही बोला जाता है। तो हम नगर पालिकाओं में क्या एस्टेब्लिश करते हैं, नगर निगम, किसी क्षेत्र को, किसी लोकल एरिया को हम नगर निगम घोषित कर सकते हैं, नगर परिषद बना सकते हैं, या नगर पालिका बोर्ड एस्टेब्लिश कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। अब जो नगर पालिकाएं हैं, धारा 3 क्या कहती है, नगर पालिकाओं के गठन में धारा 3 कहती है कि नगर पालिकाओं का परिसीमन जो उसकी बाउंड्री है उसको डिटरमाइन करना, कि नगर पालिका का जो क्षेत्र है, लोकल एरिया है, तो किस क्षेत्र को अपन नगर पालिका घोषित कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें 3 कंडीशन बनती है। जैसे मान लीजिए पहले से आपके पास में कोई एक नगर पालिका क्षेत्र है, जैसे ए, ठीक है, और ये बी क्षेत्र है आपके पास में। अब जो ये लोकल एरिया है बी, इसमें कोई नगर पालिका नहीं है, परंतु ए के अंदर पहले से नगर पालिका एस्टेब्लिश है और इसके अंदर कोई नगर पालिका नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बी क्षेत्र में अलग से कोई नगर पालिका घोषित कर सकते हैं, या बी क्षेत्र को ए क्षेत्र में मर्ज करके इसको भी नगर पालिका, मतलब एक बड़ी नगर पालिका घोषित किया जा सकता है, मर्ज किया जा सकता है, ठीक है। देखो, कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका घोषित किए जाए या उसमें सम्मिलित किया जाए, तो पहली कंडीशन तो ये बनती है। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, दूसरी कंडीशन हमारे सामने ये बनेगी, कोई भी स्थानीय क्षेत्र है, ठीक है, ये ए। अब इसमें से क्या होता है, कुछ एरिया को अपन डिटेच कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, अवर्जित कर सकते हैं, ठीक है। ये जो बी क्षेत्र है इसको अपने इसमें से हटा दिया, और अब ये बचा हुआ एरिया क्या रह जाएगा, नगर पालिका रह जाएगा। अपन ने बी क्षेत्र को इसमें से हटा दिया, ये वाला जिसको मैंने रेड पेन से मार्क कर दिया। चलो ब्लैक पेन से मार्क कर देता हूँ, जैसे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये जो ब्लैक पेन से किया है, इतना एरिया अपन ने इसमें से डिटेच कर दिया, हटा दिया, ठीक है। अब वर्जित किया जा सकता है, तो दूसरी कंडीशन ये बनती है हमारे सामने, ठीक है। कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका से वर्जित किया जाए। तीसरी कंडीशन क्या बनेगी, किसी नगर पालिका की सीमाओं को एक नगर पालिका की किसी अन्य नगर पालिका में सम्मिलित करके, या एक नगर पालिका को 2 या अधिक नगर पालिकाओं में विभाजित करके अन्यथा परिवर्तित किया जाए। तो तीसरी कंडीशन क्या हो गई, तीसरी कंडीशन सिंपल सी ये हो गई कि जैसे मान लीजिए अपने सामने एक नगर पालिका ये ए है और दूसरी नगर पालिका ये बी है, ठीक है। या तो क्या कर सकते हैं,
ए नगर पालिका में से कोई एक अलग बी नगर पालिका अटैच कर सकते हैं, या फिर अपन क्या कर सकते हैं, इस बी नगर पालिका को ए नगर पालिका में मर्ज कर सकते हैं। देखो यहाँ लिख रहा है ना, नगर पालिका को अन्य नगर पालिकाओं में सम्मिलित करके ए को बी में मिलाकर, या फिर एक नगर पालिकाओं को दो नगर पालिकाओं में, जैसे ए नगर पालिका थी तो उसको दो नगर पालिकाओं में ए और बी में बांट दिया, तो इस तरीके से आप क्या है विभाजित भी कर सकते हैं। तो इस तरीके की कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन हो गई। आ जाइए इनके बारे में आगे समझते हैं कि इनमें किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी स्थानीय क्षेत्र कोई नगर पालिका ना रहे, है ना, कोई भी स्थानीय क्षेत्र अगर नगर पालिका नहीं रही है, जैसे मान लीजिए ये एक नगर पालिका थी, अब ये नगर पालिका नहीं रही है अपने सामने, है ना, तो अब क्या क्या प्रोविज़न करेंगे, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गजट में नोटिफाई करेगी कि इस क्षेत्र में ये वाला एरिया अब नगर पालिका नहीं रही है ना। और जब नगर पालिका नहीं रहेगी तो उसके लिए क्या क्या प्रोविज़न है, आ जाइए यहाँ पे आपको बताते हैं। देखिए खंड का, अपन ने पीछे खंड का देखा था, खंड का क्या देखा था कि जैसे अपने पास में एक एरिया है, लोकल एरिया ए, ये एक नगर पालिका है, ठीक है, और अपने पास में एक एरिया है बी, ठीक है, ये अपने पास जो बी एरिया है यहाँ पे कोई नगर पालिका नहीं थी, तो अपन ने यहाँ पे क्या करा, नगर पालिका घोषित कर दी, या फिर हमने इस बी नगर पालिका को ए नगर पालिका में मर्ज कर दिया, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बी एरिया को अपन ने क्या करा, ए नगर पालिका में मर्ज कर दिया, तो यहाँ पर बी एरिया में क्या होगा, कोई भी अभी मेंबर्स नहीं थे, या फिर ये जो एरिया है इसको अपन ने नया नगर पालिका घोषित किया है ना, बी को अपन ने ऐसे मानिए अपन ने न्यू नगर पालिका घोषित किया है, अभी इसको मर्ज नहीं करा इसके अंदर, ठीक है। तो जब अपन नया घोषित करेंगे तो 6 माह के भीतर हमें इसका जो अध्यक्ष होगा, हेड, सबऑर्डिनेट हेड और जो इसके मेंबर्स होंगे उसके लिए इलेक्शन कराना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लीजिए ये बी एरिया है, इसको अपन ए एरिया के अंदर मर्ज करते हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ मेंबर्स होंगे। फिर अब जब मेंबर्स होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ए नगर पालिका है इसमें पहले से एक हेड होगा, एक सबऑर्डिनेट हेड होगा और मेंबर्स होंगे, और ये जब बी नगर पालिका, बी क्षेत्र जब ए नगर पालिका में मर्ज किया जाएगा तो यहाँ पर क्या होंगे, जो इसके लिए सदस्यों का इलेक्शन कराया जाएगा, मेंबर्स का इलेक्शन, तो वो कितने माह के अंदर, 6 माह के अंदर करा लिया जाना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 1 ये बोल रहा है, खंड का के अधीन आने वाले मामले में, खंड का क्या है, यहाँ पे देखिए कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका घोषित किया जाए या उसमें सम्मिलित किया जाए, जो अपन यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये वाला एग्जांपल, ठीक है। तो इस ऐसे मामले में उस क्षेत्र या उससे अतिरिक्त क्षेत्र के सदस्यों का जो निर्वाचन किया जाएगा वो कब किया जाएगा, नियत दिन से 6 मास की अवधि के अंदर करा लिया जाना चाहिए। तो 6 मंथ्स के अंदर ये कराना है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अब वापस से बता देता हूँ, एक नगर पालिका है हमारे पास ए, ठीक है, अब उसके पास में हमारे पास कोई क्षेत्र है बी, अब यहाँ पर कोई नगर पालिका नहीं है, अब क्या कर रहे हैं, बी को अपन एक अलग से नगर पालिका बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उसके जो सदस्य हैं उनके लिए इलेक्शन 6 माह के भीतर कराया जाएगा। और हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या बनती है, सेकंड कंडीशन ये बनती है कि ये जो बी क्षेत्र है, अपन इस क्षेत्र को क्या है, ए क्षेत्र में मर्ज करना चाहते हैं, ठीक है। जब मर्ज करेंगे तो यहाँ पर ए क्षेत्र में हमारे पास पहले से एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और सदस्य होंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो बी क्षेत्र मर्ज होकर आया है, सिर्फ यहाँ पर सदस्यों का, उनके मेंबर्स के लिए इलेक्शन कराएंगे, वो कितने माह के अंदर, 6 माह के अंदर, ठीक है। अगर ये पॉइंट समझ में आ गया हो तो आगे चले, क्योंकि देखो यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे इन पॉइंटों में से, और ये चीज़ आपको समझ के चलनी है। अब देखिए खंड क, खंड ख क्या कहता है, पॉइंट 2 है ना, ये कहता है कि किसी भी क्षेत्र को हम अपवर्जित कर सकते हैं, मतलब हटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक नगर पालिका है हमारे पास में ए, इस नगर पालिका ए में से हमने नगर पालिका, ये जो एरिया है बी, ये वाला एरिया जो रेड पेन से मार्क किया, ये जो बी एरिया है, हमने इतने एरिया को इस ए नगर पालिका क्षेत्र से हटा दिया, ठीक है। अब जब इस क्षेत्र में से हमने हटाया तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ मेंबर्स होंगे इसमें, ठीक है, जो इस क्षेत्र के मेंबर्स होंगे। जब हम इस क्षेत्र को हटा देंगे तो अब ये इस नगर पालिका ए के सदस्य नहीं रहेंगे, ये कह रहा है, क्योंकि इसको अवर्जित कर दिया तो ये कोई अब क्षेत्र ही नहीं रहा, नगर पालिका ही नहीं रही, तो इसमें जितने भी सदस्य होंगे अब वो ये नगर पालिका के सदस्य नहीं रहेंगे। पॉइंट नंबर 2 हमारे सामने ये कह रहा है, देखो खंड का के अधीन आने वाले किसी मामले में उन सदस्यों को जो राज्य सरकार की राय में नगर पालिका से अपवर्जित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं तो उनको क्या होगा, हटाया जाएगा। उनको नगर पालिका बी क्षेत्र से जो मेंबर्स यहाँ इस एरिया का क्या कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनको अब हटा दिया जाएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है, खंड ग, खंड गा में क्या प्रोविज़न है हमारे सामने, खंड गा में ये प्रोविज़न है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई क्षेत्र है बड़ा सारा, ठीक है,
अभी हमारे पास ए नगर पालिका है पूरी, तो हम क्या कर सकते हैं, इस ए नगर पालिकाओं को दो अलग अलग नगर पालिकाओं में विभक्त कर सकते हैं, ए और बी, है ना। इसको डिवाइड करके हमने ए और बी नगर पालिका में घोषित कर दिया। तो अब ये जो ए नगर पालिका है इसमें तो क्या होगा, एक हेड होगा, एक सबऑर्डिनेट हेड होगा और इसमें कुछ मेंबर्स होंगे। अब जो नई नगर पालिका हमने विभक्त करके दो अलग नगर पालिका बनाई है, तो बी क्षेत्र में मेंबर्स होंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हेड और सबऑर्डिनेट हेड के लिए अलग से इलेक्शन करा लेंगे, ठीक है। या फिर हम क्या कर रहे हैं, ए और बी जो नगर पालिका है इन दोनों को मर्ज करके हम एक नई नगर पालिका बना रहे हैं, ए नगर पालिका, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ए नगर पालिका है, इसमें भी हेड, सबऑर्डिनेट हेड और मेंबर्स होंगे, और बी नगर पालिका ये अलग से है, तो इसमें भी हेड होगा, एक सबऑर्डिनेट हेड होगा और एक मेंबर्स होंगे, तो यहाँ पे होंगे दोनों, ठीक है। तो अब जब नई नगर पालिका बनाएंगे तो जो इसके सदस्य होंगे बी नगर पालिका के, वो ए नगर पालिका में भी सदस्य समझे जाएंगे, ठीक है। परंतु जो इसके हेड एंड सबऑर्डिनेट होंगे वो भी क्या होंगे, सबऑर्डिनेट समझे जाएंगे। मतलब बी को ए में मर्ज कर रहे हैं, तो जो इसका अध्यक्ष होगा, है ना, उपाध्यक्ष होगा, जो मेंबर्स होगा, वो नई नगर पालिका में जाके क्या हो जाएंगे, वो सदस्य बन जाएंगे, मेंबर्स बन जाएंगे। यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन निकलेगा, आपको ये चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देके समझना है। देखिए, खंडगा के अधीन आने वाले किसी मामले में ऐसी नगर पालिका की जिसमें कोई अन्य नगर पालिका सम्मिलित की गई है, इस अधिनियम के अधीन अवधि समाप्त होने तक ऐसी अन्य नगर पालिका, जो अदर नगर पालिका थी ना, जो बी नगर पालिका है, तो वो जब उसमें मर्ज होगी तो उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य होंगे, उस नई नगर पालिका में जब जाके मर्ज हो जाएंगे तो वो उसके क्या कहलाएंगे, सदस्य समझे जाएंगे, ठीक है। ये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मेंबर्स, ये तीनों जाके नई नगर पालिका में जब मर्ज हो जाएगी, जैसे पुरानी नगर पालिका बी है और नई नगर पालिका ए है ना। ये जो मेन नगर पालिका कौन सी है, ए। आप ये थोड़ा याद रखें, मेन नगर पालिका कौन सी है, ए नगर पालिका है। इसमें जब कोई और अन्य नगर पालिका आके मिलेगी तो अन्य नगर पालिका में भी कोई उसका अध्यक्ष होगा, कोई उपाध्यक्ष होगा और कई सदस्य होंगे। तो वो जब नई नगर पालिका में जाके मर्ज हो जाएंगे तो उसके क्या बन जाएंगे, सदस्य समझे जाएंगे, ठीक है। अध्यक्ष भी और सबऑर्डिनेट हेड्स भी, ठीक है। ये समझने की पॉइंट है, एग्जाम में यहीं से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। जहाँ कोई नगर पालिका दो या अधिक नगर पालिकाओं में विभाजित की गई है, वहाँ नवगठित नगर पालिका में सम्मिलित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ऐसी नवीन नगर पालिका के सदस्य समझे जाएंगे, ठीक है। और ऐसी नवीन नगर पालिका यदि इस अधिनियम के अधीन पहले विघटित नहीं कर दी जाए तब तक बनी रहेगी जब तक कि मूल नगर पालिका बनी रहती है। ये हमारे पास में क्या थी, एक नगर पालिका ए, इसमें हमने बी नगर पालिका को जोड़ा, तो जब बी नगर पालिका के जो अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष होंगे और मेंबर्स होंगे इस नगर पालिका में जाके मर्ज होंगे, तो वो सब क्या कहलाएंगे, इसके सदस्य कहलाएंगे। अब जैसे मान लीजिए ए नगर पालिका है, ए नगर पालिका को अपन ने दो हिस्सों में बांट दिया, ए और बी के अंदर, ठीक है, या फिर ब्लैक पेन से लिख देता हूँ, ए और बी के अंदर। तो जो ए नगर पालिका यहाँ तो अध्यक्ष होगा, हेड होगा, सबऑर्डिनेट हेड होगा और मेंबर्स होंगे, ठीक है। अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा और सदस्य होंगे। और नगर पालिका बी में क्या होंगे, यहाँ पर क्या होगा, जो इसके मेंबर्स होंगे वो इसके भी सदस्य समझे जाएंगे। जो ए नगर पालिका के सदस्य जो बी नगर पालिका में चले गए हैं वो अभी भी सदस्य रहेंगे, मेंबर्स रहेंगे। कब तक रहेंगे, जब तक इस तरह की नगर पालिका को डिसॉल्व ना कर दिया जाए, या फिर जब तक नगर पालिका ए बनी हुई है तब तक ये नगर पालिका बनी रहेगी। इतना सा पॉइंट है, अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो आपका काम हो गया। और एक पॉइंट 4 के अधीन आने वाले किसी मामले में नगर पालिका को विघटित कर दिया गया, अगर डिकम्पोज कर दिया गया, हटा दिया गया, तो ऐसे जो सदस्य होंगे वो भी क्या होंगे, खत्म हो जाते हैं, ये आपको पता ही है। अब देखो नियत दिवस, नियत दिवस से क्या तात्पर्य है, नियत दिवस से तात्पर्य है ऐसी डेट जिस दिन हमने कोई ऐसा आदेश पारित किया है कि नगर पालिका ए घोषित करी जाए, या फिर कोई नगर पालिका को विभाजित कर दिया जाए, या किसी नगर पालिका को खत्म कर दिया जाए। जिस दिन, जैसे मान लीजिए ये सब डिसीजन कौन सी 10 तारीख को लिए गए हैं, तो ये 10 तारीख क्या हो जाएगी, नियत दिवस हो जाएगी। इस तारीख से लेके 6 मंथ तक के बीच में हमें इस तरह के इलेक्शंस करा लेने हैं, जो ये बता रहा है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई, चलें आगे, आ जाइए। अब देखिए पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 किसका है, जो अपन आर्टिकल 3 पढ़ रहे हैं। अभी तक जो अपन ने पढ़ा था वो पॉइंट नंबर 1 था, अब उसके आगे पॉइंट नंबर 2 हो गया, ये है ना। इसमें क्या दे रखा है, पहले से ही विद्यमान प्रत्येक नगर पालिका, देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं नगर पालिका एक्ट 2009, ठीक है। अब जो नगर पालिका एक्ट है, इस अधिनियम के तहत अगर हमारे पास में पहले से ही कोई नगर पालिका है, या फिर हमने क्या करा है, कोई नई नगर पालिका स्थापित करी है, इस
एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, नगर पालिका एक्ट 2009 के तहत। तो क्या करा जाएगा, कलेक्टर ऐसा आदेश जारी करेगा या फिर उसके द्वारा, कलेक्टर के द्वारा कोई निमित्त प्राधिकृत है ना, कोई इसने कोई अथॉरिटी को रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया गया है, तो वो क्या करेगा, ऐसी अधिसूचना जारी करेगा और उसमें ये सारे पॉइंट बताएगा कि हमने इस तरीके से एक नगर पालिका इस्टाब्लिश करी है या फिर किसी लोकल एरिया को किसी अन्य नगर पालिका में सम्मिलित किया गया है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा किया जाएगा, कलेक्टर के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो ये इस पॉइंट पे ये चीज़ बताई गई है। आज ये पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। देखो पॉइंट नंबर 3 में क्या बात कर रही है, जब भी हम कोई नगर पालिका, देखो अब हमारे पास क्या थी, एक नगर पालिका है ए, ठीक है। अब हमने क्या करा, इस नगर पालिका को डिसॉल्व कर दिया, ठीक है, ख़त्म कर दिया इस नगर पालिका को। जब भी इस तरीके की कोई नगर पालिका डिसॉल्व हो जाती है या फिर किसी अन्य नगर पालिका बी में इसको मर्ज कर दिया गया है, या तो ख़त्म कर देंगे या मर्ज कर देंगे, तब क्या करेंगे, जो नगर पालिका ए है इसकी जो असेट्स होंगी, वो लाइबिलिटीज़ होंगी, उनका क्या होगा। जैसे मान लीजिए हमने इसको नगर पालिका बी में मर्ज नहीं करा, हमारे पास में नगर पालिका ए थी, तो हमने नगर पालिका ए को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। अब ये लोकल एरिया है, अब यहाँ पर एक नगर पालिका थी, इसको ख़त्म कर दिया। अब क्या होगा, अब ये जो भी इसकी असेट्स होंगी, जो इसकी लाइबिलिटीज़ होंगी, जो बच्चे नहीं जानते असेट्स एंड लाइबिलिटी उनको बता देते हैं। देखो असेट्स होती हैं संपत्तियां, जैसे मान लीजिए आपकी जो लैंड होगी, प्रॉपर्टी होगी, मशीनरी होगी, ये सारी चीज़ें किस में आती है, असेट्स में आती है। लाइबिलिटीज़ कौन सी होती हैं, दायित्व, जो आपको पेमेंट करनी होती है, पैसा देना होता है, जो आपने उधार ले रखा है, कैपिटल ले रखा है, किसी से लोन ले रखा है, ये क्या है, लाइबिलिटीज़ हैं। तो ये सब कहाँ मर्ज हो जाएंगे, ये गवर्नमेंट में, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके अंदर मर्ज हो जाता है ये सारा, है ना। असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ कहाँ चले जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर चले जाएंगे। कौन सा पॉइंट बता रहा है, आर्टिकल 3 का पॉइंट नंबर 2 हमें ये चीज़ बोल रहा है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही है। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, इस तरीके से जो दायित्व है, अब जैसे मान लीजिए कुछ रिसीवेबल्स होंगे, ये असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर मर्ज कर दी गई। अब ये हमारे पास में नगर पालिका ए थी, हमने इसको ख़त्म किया है, तो और इसकी असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ कहाँ हो गई, स्टेट गवर्नमेंट में मर्ज हो गई। अब ये जो हमारे पास में नगर पालिका ए थी, ये क्या था, जब हमने इसको ख़त्म किया, हमने क्या, जो स्टेट गवर्नमेंट ने जब इसको ख़त्म किया, तो इसको क्या है, कुछ पेमेंट रिसीव भी करनी थी, ठीक है। कितना, हज़ारों करोड़ या कुछ भी हो सकता है, जो रिसीवेबल्स होते हैं, जो इसके क्या होते हैं, आगम, ठीक है, जो इसके आगम होते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए जो व्यय या खर्चे किए जा सकते हैं, वो खर्चे राज्य सरकार करेगी और उन आगमों को प्राप्त कर सकती है। तो इस तरह की पॉइंट कौन सा बता रहा है, पॉइंट नंबर 3 के अंदर ये बातें बताई गई हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ऐसी नगर पालिकाओं में निहित अन्य संपत्ति और अधिकार समस्त प्रभारों और उन्हें प्रभावित करने वाले दायित्वों के अध्याधीन रहते हुए राज्य सरकार में निहित हो जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट में मर्ज हो जाएंगे। और उनके आगम, जो इसके रिसीवेबल्स हैं, जो प्राप्त करने हैं, जो पैसे हैं लेने हैं, कौन सी नगर पालिका को प्राप्त करने थे पैसे, यदि कोई हों, तो राज्य सरकार ऐसे आदेशों के अधीन उस स्थानीय क्षेत्र के जिसमें ऐसी नगर पालिकाओं की अधिकारिता थी, फायदे के लिए व्यय किए जाएंगे, मतलब एक्सपेंसेस खर्चे किए जाएंगे अगर ऐसे रिसीवेबल्स प्राप्त करने हैं तो, ठीक है। उपधारा 4, अब देखो 4 धारा क्या कहती है, जो उपधारा 3 है, अपन ने धारा 3 की, उपधारा 3 में अपन ने क्या है, अंतर्विष्टि, जैसे मान लीजिए कोई नगर पालिका हमने क्या किया, ख़त्म कर दी, वैनिश कर दी, ठीक है। तो जब कोई स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका ना रहे और उसे किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं में सम्मिलित कर लिया जाएगा, तब नगर पालिका में निहित निधि तथा अन्य संपत्ति अधिकारों ऐसे स्थानीय प्राधिकारी में निहित हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए अपन ने क्या करा, जो नगर पालिका ए है उसको विघटित कर दिया, ख़त्म कर दिया, परंतु हमने ख़त्म करके इसको किसको दे दिया है, लोकल अथॉरिटी को दे दिया गया है, स्थानीय प्राधिकारी में इसको मर्ज कर दिया गया है। तो अब स्थानीय प्राधिकारी जो लोकल अथॉरिटी है, इसके अंदर क्या चली जाएंगी, इसकी सारे असेट्स लाइबिलिटीज़ चली जाएंगी। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, अब लोकल अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। ये धारा 3 कह रही है, पॉइंट नंबर 4, धारा 3 की पॉइंट नंबर 4 है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 5, यहाँ पे आपके सामने देखो, ये है एक नगर पालिका ए। अब इस नगर पालिका का एक लोकल एरिया है, ठीक है, लोकल एरिया कौन सा हो गया, बी हो गया, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो नगर पालिका ए है, इसमें से हमने कुछ हिस्सा निकाल दिया, और जो हमने इससे हिस्सा निकाल दिया है, जैसे बी लोकल एरिया बोलते हैं, तो क्या करेंगे अपन इसको, देखो लाइट चली गई, कोई बात नहीं, ठीक है। अपन ने क्या है, सी नगर पालिका में इसको मर्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जो ये बी नगर पालिका है, इसके पास में अपनी कुछ असेट होगी, कुछ लाइबिलिटीज़ होंगे, कुछ फंड्स होंगे।
तो जब ये बी नगर पालिका सी नगर पालिका में मर्ज करेंगे तो ये जो इसके असेट्स होंगे, लाइबिलिटीज़ होगा, फंड होंगे, वो किस में सम्मिलित हो जाएंगे, सी नगर पालिका में चले जाएंगे। परंतु इसके लिए क्या करेगी राज्य सरकार, दोनों नगर पालिकाओं से परामर्श के पश्चात राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित करेगी। इस तरह के जो भी प्रोविजंस किए जाएंगे कहाँ करेगी, राजपत्र में घोषित करेगी, और ऐसी दूसरी नगर पालिका में निहित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, निहित हो जाएंगे। जो उसके असेट्स होंगे, उसकी लाइबिलिटीज़ होगी, उसके जो फंड्स होंगे, कहाँ चले जाएंगे, सी नगर पालिका में चले जाएंगे। ठीक है, मैं थोड़ी लाइट बढ़ा लेता हूँ, जैसे मैं भी आपको दिखाई देता हूँ। ठीक है, दिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए परंतु, यहाँ पर एक परंतु भी है। परंतु में क्या है, परंतु में ऐसी बात है कि जैसे मान लीजिए इस उपधारा के उपबंध में ऐसे मामले वहाँ लागू नहीं होंगे जहाँ राज्य सरकार की राय में परिस्थितियाँ ऐसी हों जिसके कारण नगर पालिका की जो निधि है, जो उसकी असेट्स हैं, जो उसके लाइबिलिटीज़ हैं, उसके किसी भाग का अंतरण अवांछनीय हो, मतलब उसको रिस्ट्रिक्ट कर रखा है कि आप इस तरीके के जो फंड्स हैं, जो असेट्स हैं और लाइबिलिटीज़ हैं वो आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, तो वो आप ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। जिनको अवांछनीय किया हुआ है ना, रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, वो ट्रांसफ़र नहीं किए जाएंगे। बाकी के सारे असेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड फंड ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। जब भी कोई किसी नगर पालिका का कोई क्षेत्र होता है, जब वो क्षेत्र एक नगर पालिका से हट के दूसरी नगर पालिका में मर्ज होता है, तो वो उसके साथ साथ उसके असेट्स, लाइबिलिटीज़ और फंड भी उसके साथ चले जाते हैं, है ना। और कब नहीं जाएंगे, जब इस तरीके का कोई अवांछनीय कोई प्रोविज़न कर रखा है कि भैया ये चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं की जाएंगी। क्यों नहीं की जाएंगी, क्योंकि राज्य सरकार ने इस तरीके का नोटिफिकेशन जारी कर रखा है, तब नहीं होगी। अदरवाइज तो सारे असेट, लाइबिलिटी एंड फंड ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब देखिए पॉइंट नंबर 6 क्या कह रहा है। अब जैसे मान लीजिए, ये मैं क्लियर कर देता हूँ, जैसे ये नगर पालिका है आपके सामने, ठीक है। अब ये एक एरिया आता है जो नगर पालिका ए के अंदर भी है और नगर पालिका बी के अंदर भी है, ठीक है। अब ये जो एरिया है नगर पालिका ए और बी के अंदर, यहाँ पर मान लीजिए कोई आवास गृह, कोई विनिर्माणशाला है, कोई भंडार गृह, कोई उद्योग है, कोई कारोबार है, तो क्या होगा, इस तरह की क्षेत्र के लिए राज्य सरकार प्रोविज़न कर सकती है कि ये क्षेत्र ए में जाएगा या बी में जाएगा, या इस पर किसका अधिकार रहेगा। ये कौन से पॉइंट में बता रखा है, पॉइंट नंबर 6 के अंदर ये बता रखा है। आ जाइए, अब देखिए स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 7 या उपधारा 7, इसमें क्या कह रखा है। इसमें ऐसा कह रखा है, जैसे मान लीजिए कोई आपके सामने एक लोकल एरिया है, ठीक है। ये आपके सामने लोकल एरिया हो गया, और ये आपके सामने क्या हो गया, एक नगर पालिका हो गई, नगर पालिका डी मान लीजिए, ये नगर पालिका डी है। तो इस लोकल एरिया को अपन ने क्या करा, डी नगर पालिका में मर्ज कर लिया, ठीक है। तो जब इसको मर्ज करेंगे, जैसे मान लीजिए इसको मर्ज कौन सी तारीख को किया गया, 10 मई को मर्ज किया गया है, 10 मई को, ठीक है। तो जिस दिन से इसको मर्ज किया जाएगा, तो जो नगर पालिका डी के लिए जो नियम बनाए हुए हैं, जो उपनियम बनाए हुए हैं, जो आदेश जारी किए गए, निर्देश जारी करे गए, कोई अधिसूचना जारी करी गई, कोई नोटिस जारी किया गया, या फिर कोई इसको शक्तियाँ दे रखी हैं, तो वो लोकल एरिया में भी, लोकल एरिया के ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएंगी। कौन सी तारीख से, जिस तारीख से इस ऐसे किसी लोकल एरिया को नगर पालिका में मर्ज किया जाता है, ठीक है। ये वाली पॉइंट बोल रहा है। परंतु अगर जैसे मान लीजिए राज्य सरकार ने कोई ऐसा आदेश जारी कर रखा है, कोई निर्देश दे रखे हैं कि भैया कि इस तरीके से कोई लोकल एरिया को नगर पालिका में ऐड करेंगे, परंतु ये सारे नियम, उपनियम और ये आदेश, ये निर्देश, ये अधिसूचनाएं इस दिन ये लागू नहीं होंगे उस पर, तो लागू नहीं होंगे। अगर राज्य सरकार ने कोई आदेश इस तरह का नहीं दे रखा, तो जब भी कभी कोई लोकल एरिया को किसी नगर पालिका में मर्ज किया जाता है, तो जो नगर पालिका के लिए नियम बनाए गए हैं, जो उपनियम बनाए गए हैं, जो आदेश जारी किए गए हैं, जो निर्देश जारी करे गए हैं, जो अधिसूचनाएं जारी करी गई हैं, जो नोटिस जारी करे गए हैं, या जो पावर दे रखी है नगर पालिका को, वो उस लोकल एरिया के लिए भी एप्लीकेबल होगी, ठीक है। आ जाइए पॉइंट नंबर 8, उपधारा मतलब धारा 3 की उपधारा 8 देखते हैं। इसमें क्या बता रखा है, जैसे मान लीजिए कोई विलेज है, विलेज मान लीजिए ये हमारे पास में विलेज जी विलेज हो गया, गाँव हो गया ये, है ना। अब इसका एक क्षेत्र है ये वाला एम नाम का क्षेत्र है ये वाला, ठीक है। इस एम क्षेत्र को क्या करा, इस एम क्षेत्र को यहाँ से हटाकर, या फिर इसको नगर पालिका में मर्ज कर लिया गया, या फिर इसको हटाकर किसी नगर पालिका में मर्ज कर दिया गया, या तो हटा कर दें, या फिर इसमें यहीं रहते हुए नगर पालिका में मर्ज कर दें। तो क्या होगा, जब इस तरीके से किसी गांव के किसी क्षेत्र को हम नगर पालिका में मर्ज करते हैं, तो इस क्षेत्र का क्या होगा, ये वाले प्रोविजंस बता रखे हैं। तो ऐसे क्षेत्र को, ये क्षेत्र क्या होगा, ऐसे क्षेत्र गाँव नहीं रहेगा। अब ये वाला क्षेत्र क्या होगा, गाँव के अंदर नहीं रहेगा, गाँव नहीं रहेगा, गाँव से हट जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होगा, वह नगर पालिका जिसमें ऐसे क्षेत्र सम्मिलित किए जाएं, या ऐसे क्षेत्र के लिए घोषित नगर पालिका ऐसे क्षेत्र पर अपनी अधिकारिता का प्रयोग करेगी, और इस क्षेत्र में जो स्थापित
पंचायत होगी उसमें कार्य करना बंद कर देगी। ठीक है, तो कौन से ऐसा क्षेत्र गांव नहीं रहेगा और उसमें जो पंचायत होगी अब वो क्षेत्र के लिए काम करना बंद कर देगी, कार्य करना बंद कर देगी। तो आ जाइए आगे चलें। अब देखिए स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर ग। पॉइंट नंबर ग को समझने से पहले ये चीज़ समझिए कि हमारे पास ये विलेज है, विलेज का एक हिस्सा है ये वाला, मान लीजिए। ठीक है, ये हमारे पास ये विलेज का एक हिस्सा है। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको किसी एग्जिस्टिंग नगर पालिका में ऐड कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास में कोई सी नाम की नगर पालिका है। ठीक है, नगर पालिका सी नाम की नगर पालिका है, इसमें ऐड कर दिया। या फिर हम इस पूरे गांव को या फिर इस अतिरिक्त क्षेत्र को न्यू नगर पालिका घोषित कर सकते हैं, नई नगर पालिका बना सकते हैं। ये दो ऑप्शन है हमारे पास, पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन। ठीक है, तो जब मान लीजिए इस तरीके से हमने कोई नगर पालिका घोषित करी गई है, तो जब नई नगर पालिका घोषित करी जाएगी तो जो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्शन कराने होंगे कितने महीने में, 6 महीने के अंदर। हमें जब भी हम कोई इस तरीके से नई नगर पालिका घोषित करते हैं या फिर कोई नई नगर पालिका, कोई मतलब कोई क्षेत्र है, लोकल एरिया है या विलेज का कोई एरिया है, इसको किसी एग्जिस्टिंग नगर पालिका में ऐड किया जाता है, तो जो इसके एक्स्ट्रा मेंबर्स होते हैं उसके लिए हमें इलेक्शन कराना होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है कि देखो, जब इस तरीके से निर्वाचित ना हो जाए, है ना, जो नई नगर पालिका है, जो हमने जो गांव का किसी हिस्सा है उसको नई नगर पालिका घोषित किया है, तो उसमें या तो निर्वाचित इलेक्शन हो जाए या फिर इस अधिनियम के तहत जो हमारे पास नगर पालिका एक्ट 2009 है, इसके अधीन नगर पालिका की अवधि समाप्त ना हो जाए। तब तक क्या होगा, तब तक ये होगा कि जो इस विलेज के, जैसे मान लीजिए पहला पॉइंट लेते हैं, जो हमारे पास में एग्जिस्टिंग नई नगर पालिका के अंदर हम इसे मर्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस एग्जिस्टिंग विलेज के क्या होंगे, सरपंच होंगे। ठीक है, सरपंच, कुछ उप सरपंच होंगे। ठीक है, और कुछ पंच होंगे। ठीक है, तो ये क्या होंगे, जो सरपंच, उप सरपंच, पंच, जब तक हम इलेक्शन ना करा लें तब तक इस जो एग्जिस्टिंग नगर पालिका के अंदर हमने इन्हें मर्ज किया है, ये क्या समझे जाएंगे, एक्स्ट्रा मेंबर। ठीक है, एक्स्ट्रा मेंबर समझे जाएंगे, अतिरिक्त सदस्य। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको जोड़ देके बताया जा रहा है। सरपंच, उप सरपंच, पंच क्या बन जाएंगे, एक्स्ट्रा मेंबर बन जाएंगे। कब तक के लिए बन जाएंगे, जब तक इलेक्शन ना हो जाए या फिर जो एग्जिस्टिंग नगर पालिका है उसकी अवधि समाप्त ना हो जाए। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है हमारे पास में न्यू नगर पालिका। अगर हमने नई नगर पालिका घोषित करी है तो इसमें क्या होगा, इस एरिया में, जैसे हमने पूरे विलेज को ही नगर पालिका घोषित कर दिया या इस एरिया को कर दिया, इस एरिया में मान लीजिए या तो पंच होंगे, इस एरिया से अगर मान लीजिए उप सरपंच, पंच, ये तीनों ही बिलोंग करते हैं, तो वो जो नई नगर पालिका बनेगी, ये नई नगर पालिका घोषित करी गई है, तो उसमें क्या बन जाएंगे, हेड हो जाएंगे, सबऑर्डिनेट हेड हो जाएंगे एंड मेंबर्स बन जाएंगे। कब तक के लिए, जब तक इलेक्शन ना हो जाए, जब तक अतिरिक्त वो नगर पालिका की क्या है, अवधि समाप्त ना हो जाए। आज इस पॉइंट को पढ़ भी लेते हैं। देखिए, जब तक उपधारा एक में क्या कहा गया था कि 6 माह के भीतर हमें इलेक्शन कराना है। ठीक है, अधीन निर्वाचित ना हो जाए या फिर इस अधिनियम के अधीन नगर पालिका की अवधि समाप्त ना हो जाए, जो भी पहले हो, तब तक नगर पालिका को इस प्रकार सम्मिलित किए गए नगर पालिका घोषित किए गए गांव को, ऐसे क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करने वाले सरपंच, उप सरपंच और पंच या पंचों को उस नगर पालिका का जिसमें गांव का ऐसा क्षेत्र सम्मिलित किया गया है अतिरिक्त सदस्य समझे जाएंगे। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या समझे जाएंगे, अतिरिक्त सदस्य समझे जाएंगे या ऐसे क्षेत्र के लिए घोषित नगर पालिका क्रमशः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और यथास्थित सदस्य समझे जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट समझ में आ गया तो आपका काम हो जाएगा। आ जाइए पॉइंट नंबर ग देखते हैं, इसको साफ कर देते हैं पहले। अब देखिए स्टूडेंट, पॉइंट नंबर ग, देखो पॉइंट नंबर ग को ऐसे समझिए, जैसे अपने पास में ये विलेज है और विलेज का ये हिस्सा है हमारे पास में। ठीक है, गाँव है, तो गांव के एक हिस्से को अपन ने क्या है, नगर पालिका घोषित कर दिया गया है, या पूरे को पूरे विलेज को नगर पालिका घोषित कर दिया गया। अपने पास ये दो ऑप्शन होते हैं। अब जो गांव होता है इसमें क्या होती है, एक पंचायत होती है। ठीक है, और पंचायत की अपनी खुद की क्या होती है, असेट्स होती है और लाइबिलिटीज होती है। ठीक है, तो ये जो असेट्स हैं, ये लाइबिलिटीज़ हैं। जब भी हम किसी गांव के किसी हिस्से को या पूरी की पूरी गांव को नगर पालिका घोषित करते हैं, तो जो इसकी असेट्स होती हैं, जो इसकी लाइबिलिटीज़ होती है, वो किस में मर्ज हो जाती हैं, नगर पालिका में मर्ज हो जाती है। ये पॉइंट ये बता रहा है ना। आ जाइए आगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर ड क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर ड ये कह रहा है कि गाँव के किसी क्षेत्र को हमने नगर पालिका में मर्ज कर लिया है या फिर
किसी पूरे के पूरे गांव को ही नगर पालिका घोषित कर दिया गया है। तो जो राजस्थान नगर पालिका एक्ट है, नगर पालिका एक्ट कौन सा 2009 के प्रदत्त जो शक्तियां प्राप्त होंगी अब ये जो गांव के इस क्षेत्र को या पूरे के पूरे गांव को, तो उसके तहत ये क्या करेंगे, कर लगा सकते हैं, है ना, टैक्सेस लगा सकते हैं, टैक्स उद्ग्रहित कर सकते हैं। तो टैक्स लगाने की पावर कौन दे रहा है, नगर पालिका एक्ट 2009 दे रहा है ऐसे गांव या गांव के क्षेत्र को जो नगर पालिका में सम्मिलित कर लिया गया है, पूरा का पूरा नगर पालिका घोषित कर दिया गया है। अब वो क्या कर सकती है, टैक्स का प्रत्यारोपण कर सकती है, टैक्स इंप्लीमेंट कर सकती है, लगा सकती है। ठीक है। पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है, चार ये कह रहा है कि जब जिस क्षेत्र को हमने नगर पालिका में सम्मिलित कर लिया है, गांव के किसी क्षेत्र को या पूरे पूरे गांव को, तो अब उस क्षेत्र पर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994, ठीक है, ये लागू नहीं रहेगा उस क्षेत्र के लिए। ठीक है। अब वहाँ पे क्या आ गया है, राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 आ गया है, तो अब राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 एप्लीकेबल नहीं रहेगा उस क्षेत्र पर, ये कह रहा है। ठीक है। आ जाइए, अब देखिए उपधारा 9 क्या कह रही है। उपधारा 9 ये कह रही है कि जैसे किसी नगर पालिका में गांव के किसी भी क्षेत्र को सम्मिलित किए जाने या ऐसे किसी क्षेत्र को नगर पालिका घोषित किए जाने को सुकर मतलब इजी बनाने के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार लिखित आदेश दे सकती है या निर्देश दे सकती है। अगर राज्य सरकार को लगता है कि भैया जो ये किसी गाँव के किसी क्षेत्र को अपन ने नगर पालिका घोषित किया गया है, ये पूरे के पूरे गाँव को ही नगर पालिका घोषित कर दिया गया है, तो अब यहाँ पर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन हो वो सब कुछ बिल्कुल ईजी वे में संचालित हो, इसके लिए राज्य सरकार क्या करेगी, लिखित आदेश दे सकती है या फिर निर्देश दे सकती है अगर उसे ऐसा आवश्यकता प्रतीत होती है तो। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 10, उपधारा 10 में क्या दे रखा है, इस धारा का मतलब क्या है, आर्टिकल 3 की बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है। अब जो धारा 3 है इसमें जो नियम कानून लिखे हुए हैं, जैसे हमें किसी क्षेत्र को नगर पालिका घोषित करनी है, मर्ज करना है, तो इसके जो उपबंध हैं वो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल रहेंगे इसकी बात कर रहा है। तो देखो आर्टिकल 3 में तो सारे एप्लीकेबल हैं ही, देखो अन्यथा यथा उपबंधित के सिवाय, जहाँ इनका उपबंध किया गया उसके अलावा इसके नियम कहाँ लागू रहेंगे, इसके उपबंध इस अधिनियम राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि अंतर्दृष्टि किसी बात के होते हुए भी प्रभावी रहेंगे। तो कहने का मतलब सिंपल सी बात है, जो धारा 3 में जो प्रोविजंस दे रखे हैं, अगर पंचायती राज अधिनियम 1994 आ रहा है, जैसे मान लीजिए विलेज है, विलेज के ऊपर कौन सा लगता है, पंचायती राज अधिनियम 1994 लगता है। अब अपन ने इस विलेज को क्या है, नगर पालिका घोषित कर दी गई है। ठीक है। नगर पालिका घोषित कर दिया गया, नगर पालिका या फिर विलेज के किसी क्षेत्र को नगर पालिका घोषित कर दिया गया, तो अब पंचायती राज अधिनियम के नियमों के ऊपर कौन से नियम आ जाएंगे, नगर पालिका एक्ट 2009 लागू हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे कोई लॉ बना रखा है यहाँ पर, तो उसको ऊपर कौन से आ जाएंगे, नगर पालिका एक्ट के नियम लागू हो जाएंगे, वो वाले हट जाएंगे। ठीक है। तो ये वाली बात कह रहा है। आ जाइए आगे चले। अब देखिए धारा 4, चलो धारा 4 से क्या करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। उससे पहले जाते जाते आपसे एक प्रश्न पूछ लेते हैं, बताइए इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि जैसे मान लीजिए कोई ये एक विलेज है, ठीक है, ये विलेज हो गया। अब इस विलेज का ये वाला क्षेत्र है ना, इस विलेज में क्या है, सरपंच है, उप सरपंच है और यहाँ पर क्या है, पंच है। तो जब इस विलेज का ये वाला क्षेत्र किसी नगर पालिका में सम्मिलित कर लिया गया है, नगर पालिका में क्या है, मर्ज कर दिया गया है, तो अब ये जो सरपंच, उप सरपंच, पंच इस नगर पालिका में क्या कहलाएंगे, इनको क्या बोलेंगे इस नगर पालिका में, जब ये वाला क्षेत्र के सरपंच हैं, उप सरपंच है और पंच हैं, मर्ज हो जाएंगे नगर पालिका में, तो इनको क्या कहा जाएगा, इसके बारे में आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चंस का आंसर देते हैं तो आप अपनी तैयारी में क्या करते हैं, एक माइलस्टोन एस्टेब्लिश करते हैं अपने जीवन में, क्योंकि ये छोटे छोटे प्रयास ही आपको अधिक आगे लेके जाते हैं और लोगों से। ठीक है। अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको कैसे लगते हैं उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहिए।